और अब मुझे एयर कॉमोडोर जनाब खालिद चिश्ती साहब ने ज्वाइन किया। लेकिन दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं आपको पहले ज़िक्र कर दूं। ईरान ने दुबई के अंदर एक और मिसाइल मारा है अभी, और ये बुर्ज खलीफा के साथ बिल्कुल जो होटल है वहाँ पे जाके लगा है। मेरा ख्याल है कि ये और कुछ होना हो यूएई में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बहुत डैमेज करेगा, बहुत इफ़ेक्ट करेगा। लेकिन इस वक्त पूरा इंडियन मीडिया जो है, गोदी मीडिया जो है, स्पेशली लेड बाय वो द इनफेमस अर्नाब गोस्वामी। इनफेमस इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो जेल में भी रह चुके हैं, और टीआरपीज़ के लिए जो उन्होंने रिश्वतें दी हुई थी वो भी बेनकाब हो चुकी हैं, उसमें भी उनको सज़ा हो चुकी है। तो लेड बाय अर्नाब गोस्वामी वो ज़ोर लगा रहे हैं कि बड़ा आइडियल अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान फंसा हुआ है अफ़गानिस्तान के अंदर, तो इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर को जो पॉज किया हुआ है उसको दोबारा शुरू कर दें, और 114 राफ़ेल तैयारे दोबारा यानी और इंडिया में आ गई हैं। तो एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती मेरे साथ हैं। खालिद साहब, ये यूएई पे और ईरान पे तो बात करेंगे, लेकिन अगर इंडिया ने भी अटैक कर दिया तो हम ईस्ट और वेस्ट दोनों साइडों पे क्या बैक वक्त ये मार्का लड़ सकते हैं? बहुत शुक्रिया मुबशर साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, रेस्ट एश्योर्ड अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोई बड़ा बोल अब ना बोलना चाहता हूँ, ना कोई तवक्कुआत और ना डिप्रेशन तारी करना चाहता हूँ अक्रॉस द बॉर्डर। लेकिन लेट इट बी सेड, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हमारी कैपेबिलिटी भी है और हम माइंडफुल भी हैं। जब वेस्ट की तरफ ऑपरेशन लॉन्च किया गया था तो इसका मतलब ये थोड़ी था एट द कॉस्ट ऑफ ईस्ट तो नहीं हुआ था वो ऑपरेशन, और ना होगा ऐसा, और ना हम कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई अंडर एस्टिमेट किया गया और ये किसी ने समझा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, तो वो मेरा ख्याल अगेन 8 महीने के अंदर ही दोबारा मिसलेड होंगे सारी सिचुएशन को और मिसरीड करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। अफगानिस्तान में तो खैर मैं और आप सेस्ना और मशाक में भी जाके ऊपर से मार सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इधर देखना पड़ेगा आपको, ऑनेस्टली बड़ा कुटेंगे उनको हम, ये इतना मेरे भी आपको। साथ मेरे भी 700 घंटे हैं मशाक के ऊपर सिर्फ। हाँ, तो देखे ना, मेरे भी अपना काफ़ी घंटे हैं सेस्ना के ऊपर और ट्विन इंजन पे, तो ऐसी कोई बस बात ठीक नहीं है। है। 350 घंटे तो है मेरे उसके ऊपर, सिंगल इंजन पे ठीक। अलग है। तो आप मुझे ये बताएं कि व्हाट नेक्स्ट, आई मीन मैं अभी ए मार्शल को कह रहा था कि पाकिस्तान को चाहिए कि स्ट्रेटेजिक एसेट्स को टारगेट करे, उनके डैम्स को, उनके बिल्डिंग्स को, उनके ब्रिजेस को, उनके हाईवे नेटवर्क्स को, उनकी क्रॉप्स को आग लगाए, ताकि इंडिया का पैसा अगले 20 साल लगता रहे उनकी दोबारा अपनी टेररिस्ट नर्सरी बिल्डअप करने के लिए। देखिए, ये बुनियादी तौर तो हम वो फोर्स है नहीं जो इजराइल की लाइन टो करे। जब ह्यूमन वैल्यूज को हम छोड़ देते हैं, बच्चों को मारते हैं, इररिस्पेक्टिव हम कोई चीज छोड़ी नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की। हम बड़ी प्रोफेशनल आर्म फोर्सेज हैं, तीनों सर्विसेज, तो वी टेक अ प्राइड इन दैट कि हम एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट को एक तो लिमिट्स के अंदर रखते हैं, और दूसरा अपने जेब में हम रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपने कंट्रोल में रखते हैं लेडर ऑफ एस्केलेशन। और लेडर ऑफ एस्केलेशन अफगानिस्तान के मुकाबले में इंडिया तो बहुत बड़ा मुल्क है, और ऑब्वियसली जो बड़ा मुल्क होता है, आप एग्री करेंगे कि नॉर्मली जिसकी पावर ज्यादा होती है टू हर्ट और डैमेज और इन्फ्लिक्ट पेन, वो लेडर ऑफ एस्केलेशन अपने पास रखने की पोजीशन में होता है, लेजिटिमेट, लॉजिकल एंड कंक्लूसिव ऑब्वियसली। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज ने, और पर्टिकुलरली पाकिस्तान एयरफोर्स का आपने परफॉर्मेंस जो देखी थी, तो लेडर ऑफ एस्केलेशन हम कंट्रोल कर रहे थे। हम चाह रहे थे कि यहां तक हिट करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ही चॉइस, हमारी लीडरशिप की, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का ही फैसला आपको पता है कि उन्होंने कटेल भी उसी लिए किया था, बिकॉज एक लिमिट से आगे एक्सेलरेट वो करना नहीं चाहते थे, बिकॉज हमारे डिजाइन में नहीं था। तो अभी भी कैपेबिलिटी वाइज अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है, और बैक्ड बाय फुल्ली रिजॉल्व हमारा जो हौसला है उसकी भी कमी नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहनी चाहिए कि कोई ऐसा मौका आए कि किसी चीज को एक्सप्लॉइट कर सके। मैं वैसे इस प्रोग्राम की तवसत से इंडियन गोदी मीडिया को एक पैगाम देना चाहता हूँ। प्लीज़ टेक इट वेरी सीरियसली। मैं आपकी हमदर्दी में ये बता रहा हूँ आपको, ये जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं, ये जो हमारे एयर चीफ़ हैं, और ये जो हमारे नेवल चीफ़ है ना, ये मारते पहले सोचते बाद में। आपको बहुत मारेंगे, ये खुदा की कसम बहुत मारेंगे, मैं आपको कसम खा के बता रहा हूँ। आई एम अ वेरी सीरियस, मैं सॉरी हंस पड़ा हूँ, बट मैंने बड़ा सीरियस मैसेज दिया है। मैं आई एम अ वेल विशर, मैं चाहता हूँ करते रहें, भोंकते रहें जो भी करना है उन्होंने वहाँ पे। लेकिन इन ऑल सीरियसनेस, अभी दुबई में दोबारा अटैक हुआ, इसका क्या मतलब है? पहला तो चले एक्सीडेंटल हो सकता है, वो कहें कि जी कोई आई मीन चला गया वहाँ पे। अब तो इसका मतलब एक्सीडेंटल नहीं है। तो ए कॉमोडोर, दिस वेयर इज दिस लीडिंग? देखिए मुबशर साहब, बुनियादी तौर पर जितना बड़ा लाओ लश्कर अमेरिका लेकर इस इलाके में आ रहा था, वो अपने मकसद के लिए आ रहा था। प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स थी, एक एलिमेंट ऑफ एश्योरिटी देनी थी उन्होंने ईरान को
कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लें या सरेंडर कर दें हमारी बातों के आगे, हमारी डिमांड्स को फौरी तौर पर मान लें और कॉम्प्रोमाइज कर लें, क्योंकि अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन आपका बाय चांस कोई नहीं रह गया, मैटर ऑफ टाइम रह गया। ये इसलिए इतना बड़ा लक्ष्य और कॉन्वॉयज और एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर्स और इतनी डिप्लॉयमेंट की थी। वफाक एक बेस है जॉर्डन का, वहां अलोन कोई उन्होंने कि वेस्ट की तरफ से 150 सॉटीज उड़ी, फिर एयरक्राफ्ट रिफ्यूलर वहां खड़े कर दिए, 52 फाइटर वहां पहुंचा दिए जॉर्डन में। ये सब कुछ एक शो ऑफ फोर्स बुनियादी तौर पर था। लेकिन मेरा ख्याल है जो अमेरिका भूल गया था वो ये था कि जितना ज्यादा आप इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी हिमायत में डेवलप कर रहे हैं, उतनी ही टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी आप ईरान को भी तो देंगे ना, उतनी वनरेबिलिटी उनकी अपनी भी तो होती जाएगी। और यही हो रहा है। और मैंने अपनी भी एक डॉक्यूमेंट्री चंद दिन पहले बनाई थी जो आपसे भी शेयर की थी। मैंने उसमें यही कहा कि ये जो एयर बेसेस हैं, दुबई है, अबू धाबी है, बहरीन है, कतर है, सऊदी अरब है, इराक है, ये लेजिटिमेट टारगेट हो जाएंगे ना फिर ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो समझेगा कि यहाँ अमेरिकन आर्सनल है, अमेरिकन पर्सनल है, अमेरिकन की डिजायर और विच से कंट्रोल होता है। व्हाई शुड दे सपोर्ट द वॉर अगेंस्ट ईरान? तो आई थिंक ये वही नजर आ रहा है। अनफॉर्चुनेट है और इसके कॉन्सिक्वेंसेज दुबई और अबू धाबी के लिए बहुत कम नहीं होंगे, क्योंकि दुनिया में अगर कोई पीसफुल, सेफ हेवन, प्रोग्रेसिव एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हब नजर आता था, वो तो यही सेंटर थे जिनको हिट कर दिया गया। तो चाहे वो एक सिंबॉलिक हो, एक बिल्डिंग को आग लगे, बेशक वो कहते हैं जी हमने 2 घंटे में बुझा ली है, लेकिन जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज बड़ी दूर तक जाएंगे। कॉमोडोर, अभी ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने ख़िताब किया और उनकी एक स्टेटमेंट में आपको बता देता हूँ। वो कह रहे हैं आज रात दुनिया ईरान की ताकत देखेगी। व्हाट डू यू थिंक देयर इज़ इन स्टोर? मेरा ख्याल है कि उनके पास बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल्स की बहुत वसी रेंज है अब। इसीलिए उसने ये जो 7-8 महीने हैं ये हाथ पे हाथ रख के टाइम नहीं गुजारा। जब से जून का हमला हुआ था उस वक्त काफी हद तक ईरान को सरप्राइज मिला था। उस वक्त एस्केलेशन इतनी जल्दी की गई थी। और वो भी बाय द वे हमें याद रखना चाहिए कि ईरान के खिलाफ जो मुज़ाकरात हो रहे थे, ईरान के खिलाफ कोई प्लान नजर नहीं आता था। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इनको 2 हफ्ते का टाइम दिया था उस वक्त कि आप सोच लें वरना हम हमला कर देंगे, तो तीसरे दिन हमला कर दिया था। तो दे वर कॉट अनअवेयर उस वक्त। अब 1.5-2 महीने से जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बिल्ड किया था वो तो बेसिकली चाहते थे कि एक कैसेस बलाय मिल जाए, एक रीजनिंग मिल जाए, एक जस्टिफिकेशन मिल जाए, एक मॉरल हाई ग्राउंड मिल जाए कि मेरे पास, क्योंकि मैंने बड़ी कोशिश की थी, मैंने नेगोशिएशन को बड़ा टाइम दिया है। ये उस लिए ऑप्टिक्स इस्तेमाल हो रही थी, नंबर 1। लेकिन ईरान भी सिट बैक नहीं कर रहा था। मेरा ख्याल है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो लास्ट टाइम भी इन्होंने विद होल्ड इसलिए कर लिए थे कि ऑलमोस्ट सीज फायर हो गया था। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि जब इजराइल पर सारे मिसाइल गए थे तो इजरायली सारे एयर डिफेंस ने, जो थर्ड है, जो स्लिंग है, एरो 3 है, जो आयरन डोम है, सारों को पेनिट्रेट करके 10-15% तो फिर भी जाके गिरे थे। और इतनी रेंजेस के बावजूद, जिसमें थर्ड की ऑलमोस्ट कोई 3000 किलोमीटर है, एरो की जो 2300 किलोमीटर है, जो डेविड स्लिंग की 700 किलोमीटर के करीब है, और फिर आयरन डोम आता है 70 किलोमीटर। इतनी रेंजेस पर इतने लेयर डिफेंस होने के बावजूद इंटरसेप्ट नहीं कर सके थे। तो अब उस